नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम जो देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और इसमें यानी यह जो नोट्स आधारित है बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित ये एक महत्वपूर्ण लेक्चर है जो जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है। और यह देखें तो समीक्षा अधिकारी यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आर ओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आर ओ एग्जाम के लिए यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही देखें तो यह यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखें तो बीपीएससी, एमपीएससी, जीपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूपीट्रिपलएससी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित होने वाली यानी यूपीट्रिपलएससी के एग्जाम जिसमें पेट 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा देखें तो एसएससी और शिक्षक भर्ती के लिए भी यह इतिहास का अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और यह नोट्स जो है यानी लेक्चर जो है यह नोट्स बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है जो कि जीएस बोर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है। इसके अंतर्गत इसके इंडेक्स का थोड़ा पूर्वावलोकन कर लें तो देखें इसके अंतर्गत जो भारतीय इतिहास है यानी प्राचीन भारत का इतिहास यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो ये टॉपिक दी गई है इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना करके इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप सर्च करके प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर को देख सकते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर आधारित। इसके अलावा मध्यकालीन भारत पर भी देखें तो सारे जो टॉपिक दिए गए इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है, सर्च करके आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा देखें आधुनिक भारत के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक दी गई उसमें पुर्तगाली शासन, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत, श्रमिक आंदोलन एवं प्रेस, अंग्रेजी शिक्षा पर महत्वपूर्ण इन टॉपिकों पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप सर्च करके इस चैनल पर जाकर के इन महत्वपूर्ण लेक्चरों को देख सकते हैं। हम देख रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन में हम प्रथम 2 चरण को यानी प्रारंभिक चरण और द्वितीय चरण को देख चुके हैं। तीसरे चरण जो गांधी का अभ्युदय है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने प्रारंभिक जानकारी गांधी जी के बारे में दिया था, तो आज इससे आगे की जानकारी इस कड़ी में देखते हैं। तो यह महत्वपूर्ण लेक्चर इस चैनल पर उपलब्ध है और प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने कल के लेक्चर में जो देखा था उसका पूर्वावलोकन यहाँ कर लें तो देखिए 1919 से 1939 का राष्ट्रवादी दौर यानी यह दौर देखें तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के बीच का जो दौर है यह राष्ट्रवादी दौर पर हम चर्चा कर रहे हैं। और यानी देखें तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है और 1918 में समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद 1919 और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। इसके बीच के दौर को हम देख रहे हैं अर्थात गांधी युग को। हालांकि गांधी युग जो है 1919 से लेकर 1947 भारत की आज़ादी तक है, लेकिन इसके बीच के हम दौर को देख रहे हैं, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के बीच के दौर को देख रहे हैं। ये हमने देख लिया था, इस पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं। महात्मा गांधी का परिचय देखें तो गांधी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ गांधी जी। तो देखें तो महात्मा गांधी तो ये बाद में बने, इनका जो नाम था यानी बचपन का नाम देखें तो मोहनदास करमचंद गांधी था। यानी माता का नाम कस्तूरबा गांधी और पिता का नाम करमचंद गांधी था, तो इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था जो बाद में महात्मा बने। तो महात्मा की उपाधि देखें तो हमने चर्चा किया था कि चंपारण सत्याग्रह जो कि भारत में इनका प्रथम सत्याग्रह था, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान रवीन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, तभी महात्मा गांधी बने। और गांधी को यानी मोहन चंद्र करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, यानी नेताजी जो नेताजी जी नाम से संबोधित जो है सुभाष चंद्र बोस, और नेताजी इनको महात्मा गांधी जी ही कहे थे सुभाष चंद्र बोस को। तो सुभाष चंद्र बोस के टॉपिक चर्चा करेंगे तो विस्तार से इस पर करेंगे। तो महात्मा गांधी जी को देख रहे हैं, तो ये सारी जानकारी हमने देख लिया है कि इनका जन्म देखें 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर यानी 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में विश्व अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा किया था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 या 1969 लिखा है, गलत लिख दिया, 1869 इनका जन्म हुआ था। ये ध्यान दें कि गांधी जी जो है 1914 तक जो है दक्षिण अफ्रीका में रहे। हमने देखा था कि यह जो है यहाँ देख सकते हैं कि गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे मई 1893 में, यानी 21 वर्ष तक जो है यह दक्षिण अफ्रीका में रहे। और कुल मिलाकर देखें तो 46 वर्ष की आयु में जो है पुनः इनका भारत में आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915 को। हमने इस पर विस्तार से चर्चा कर लिया है। और इसमें ध्यान दें तो यह है कि संघर्ष का उदारवादी चरण इनका शुरू जो होता है 1894 से 1906 ईस्वी तक होता है, यानी दक्षिण अफ्रीका में इनका जो है प्रारंभिक संघर्ष का चरण शुरू होता है। इसके बाद इनका अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का काल गांधी जी का 1906 से लेकर 1914 तक चलता है, यानी ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही चलता है। इसके बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह 1906 में करते हैं। प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर रोक का विरोध करते हैं, यह दक्षिण अफ्रीका में ही है। पोल टैक्स था भारतीय विवाहों को अप्रमाणित करने के विरुद्ध अभियान चलाते हैं। इसके बाद ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट के विरुद्ध गांधी जी करते हैं दक्षिण अफ्रीका।
तो यहाँ पर हमने देख लिया था इनकी गांधी जी की प्रमुख रचनाओं को भी देख लिया था और इनके परिचय के बारे में भी हमने विस्तार समझ लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के कार्य क्या रहे, चंपारण सत्याग्रह, वो भी हमने समझ लिया है। इसके बाद देखें खेड़ा सत्याग्रह, यानी चंपारण के बाद अहमदाबाद आंदोलन, यानी अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन होता है। इसके बाद खेड़ा आंदोलन होता है। और इसके अलावा हमने जो है रोलेट एक्ट फरवरी 1919 का और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को भी समझ लिया है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप किन्होंने अपना इस्तीफा या उपाधियां वापस लौटा दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो इस पर भी हमने विस्तार चर्चा कर लिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सत्याग्रह प्रारंभ करने से पहले 1917 और 1918 की प्रारंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों, जिसमें चंपारण आंदोलन बिहार से तथा अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात सत्याग्रह में हिस्सा लिया। ये तीनों ही आंदोलन स्थानीय आर्थिक मांगों से संबंधित थे। ध्यान देना है कि ये तीनों ही आंदोलन जो है, जिसमें चंपारण यानी देखें ये खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह यानी आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह, ये तीनों देखें तो स्थानीय आर्थिक तंगी से संबंधित थे। इसमें देखें यह जो आपका है अहमदाबाद आंदोलन, यानी अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था, यानी औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था, तथा चंपारण और खेड़ा किसान आंदोलन थे, यानी खेड़ा और चंपारण जो क्या थे, किसान आंदोलन थे। जबकि अहमदाबाद आंदोलन क्या था, औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। इस पर विस्तार से चर्चा कर लिया है कि गांधी जी ने प्रथम बार देखे तो इसमें भूख हड़ताल का प्रयोग किया था और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इसी पर दिया था गांधी जी ने। यानी इसमें देखें जो यह आपका है चंपारण सत्याग्रह 1917 का, यह देखें प्रथम सविनय अवज्ञा, गांधी जी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है यह। और अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 का प्रथम भूख हड़ताल का इसमें प्रयोग किया था। और खेड़ा सत्याग्रह देखें 1918 का प्रथम असहयोग, यानी प्रथम असहयोग जो है यह खेड़ा आंदोलन से संबंधित है। अब थोड़ा सा इसमें महात्मा गांधी एक परिचय को थोड़ा विस्तार कर लेते हैं। तो इसको देखें, नाम इनका मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी तो ये बाद में बने। इनका नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद था, तो इनका नाम मोहनदास गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। पिता करमचंद गांधी हमने देख लिया, माता पुतलीबाई, कस्तूरबा गांधी माता लिख दिया है, सॉरी, कस्तूरबा गांधी तो इनकी पत्नी थी, तो यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया गया। इसमें 1869 को इसे मिसप्रिंट किया है, यानी 1869, इसको करेक्शन कर सकते हैं। कल के लेक्चर में भी हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, सॉरी। तो इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को, इसी 30 जनवरी को है भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। हालांकि शहीद दिवस 2 दिवसों को मनाया जाता है। शहीद आजम भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी, यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। उस दिन भी शहीद दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को भी महात्मा गांधी के शहीद होने पर, नाथूराम गोडसे पर हत्या करने पर भी शहीद दिवस मनाया जाता है। जन्म स्थान इनका हमने देखा पोरबंदर, गुजरात में इनका जन्म स्थान रहा, पोरबंदर जो गुजरात में है। गांधी जी का विवाह देखें 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में इनका विवाह हो गया था 13 वर्ष की आयु में, मात्र 13 वर्ष की आयु में। दोनों ही 13 वर्ष के थे, यानी कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी दोनों ही 13 वर्ष के थे। इनके 4 पुत्र थे, यानी कि 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों के नाम देखें तो सबसे बड़े हरिलाल थे, इसके बाद मणिलाल, तीसरे पर रामदास और सबसे छोटे देवदास थे। इनकी एक बहन थी रालियात बेन, यानी कि सिस्टर का नाम रालियात बेन था। भाई इनके 2 भाई थे, लक्ष्मीदास और करनदास। गांधी जी के राजनीतिक गुरु हमने देख लिया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, यानी महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। यानी आज देखें तो आज देखा जाए तो आज 9 मई है, 9 मई 2025 से आज ही गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती मनाई जा रही है। यानी इनका जन्म जो है 9 मई को हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले जी का। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे 1888 में। 1888 में यह कानून की पढ़ाई लिखने के लिए कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, मुंबई से। कानून या बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी 1891 में, यानी 3 साल बाद इनको कानून की डिग्री मिल गई थी। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, इसको मैंने देख लिया था 1893, ये जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे। इसके बाद देखें दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में की, यानी दक्षिण अफ्रीका के कार्यों को हम देख सकते हैं। नटाल की 1894 में स्थापना की इन्होंने। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में की। दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोर पदक इनको मिला है। दक्षिण अफ्रीका में कार्य करते हुए दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोर पदक गांधी जी को मिला 1899 में। कैसर हिंद प्राप्त किया 9 जनवरी 1915 को, यानी ये जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है यह भारतीयों से अपील कर रहे थे सेना भर्ती होने के लिए या अंग्रेजों के सहयोग के लिए, इसलिए इनको जो है कैसर हिंद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। और इनको भर्ती वाला सर्जेंट या एजेंट भी कहा गया था गांधी जी को, यही भर्ती कराने का।
डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में किया। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, ध्यान देना है, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग ने दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था 1901 में, यानी 1901 ईस्वी में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इन्होंने भाग लिया था। यानी 1901 ईस्वी का अधिवेशन देखें तो ये कलकत्ता में 17वां अधिवेशन आयोजित किया गया था 27 से 28 दिसंबर 1901 को। इसकी अध्यक्षता दिनशा ई वाचा ने किया था, यानी इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनशा ई वाचा जी ने किया था, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता। और इसके बाद देखें तो जेल जीवन का प्रथम अनुभव इनको जो प्राप्त होता है वो 1908 में, यानी 1908 में प्रथम बार जेल गए थे दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद देखें तो टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया था, यानी टॉलस्टॉय फार्म यहाँ देख सकते हैं कि टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में इन्होंने किया था। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, इसलिए भारत में जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई। ये अब वर्तमान में 2 वर्ष मनाए जाए, पहले एक वर्ष मनाए जाते थे। तो गांधी जी भारत कब आए? यानी 46 वर्ष की आयु में जो है भारत आए 9 जनवरी 1915 को। मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में किया। गांधी युग शुरू देखें तो 1919-1947 यानी भारत की आजादी तक। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 कर्नाटक यानी बेलगांव में इन्होंने जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इसको हमने देख लिया था कि गांधी जी 1924 में हुए बेलगांव जो कर्नाटक में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इसके बाद देखें गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे, कुल मिलाकर 21 वर्ष रहे। गांधी जी की आत्मकथा, यानी गांधी जी की आत्मकथा देखें तो यही है, सत्य के मेरे प्रयोग, यानी ये जो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी जो है गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, यानी सत्य के मेरे प्रयोग, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, यानी इनका जो इंग्लिश में है यह माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। इन्होंने 1925 में इसको लिखा था। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत सत्य और अहिंसा है। गांधी जी को मिले उपनाम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हालांकि 2 उपनाम को हमने देख लिया था, एक जो है सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी ने दिया था और दूसरे देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, जो कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के नहीं बल्कि एशिया के प्रथम व्यक्ति थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो राष्ट्रपिता इनको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इसको हमने देख लिया है। बापू इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। मलंग बाबा खुदाई खिदमतगार ने कहा था। अर्धनग्न फनीर इनको विष्टि चर्ची ने कहा था। जादूगर शेख मुजीर उल रहमान ने कहा था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में इन्होंने किया। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को किया। गांधी जी के प्रसिद्ध पुस्तकों में देखें तो हालांकि हमने इनकी एक ऑटोबायोग्राफी देख लिया है, लेकिन गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तकों में इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम गांधी जी की पुस्तकों में शामिल है। अनासक्ति योग भी इन्होंने लिखा है। गीता माता इन्होंने लिखा है। सत्य के मेरे प्रयोग आत्मकथा को हमने देख लिया। सप्त महाव्रत इन्होंने लिखा है। हिंद स्वराज 1909, ध्यान देना है कि हिंद स्वराज इन्होंने 1909 में लिखा था। सुनो विद्यार्थियों में इन्होंने लिखा है। गांधी जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र देखें तो इंडियन ओपिनियन 1909 में इन्होंने यानी प्रकाश समाचार पत्र निकाला था, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में। द ग्रीन पम्पलेट 14 अगस्त 1896 में राजकोट में निकाला था, यानी ये भारत में। यंग इंडिया देखें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 1919 में यंग इंडिया निकाला था और हरिजन 1932 में इनकी निकाली गई पत्रिकाएं हैं। यानी इनकी बुक जो अनासक्ति योग है, यह गीता पर लिखा गया इनका भाष्य है। इसमें देखें गांधी जी सरमन ऑफ द माउंट से बहुत प्रभावित थे। सरमन ऑफ द माउंट का मतलब पर्वत पर दिया गया संदेश से गांधी जी काफी प्रभावित थे। यह जो है गांधी जी का ईसा मसीह के प्रति अपार श्रद्धा ईसाई धर्म के प्रभाव को दर्शाता है। इसके बाद इसमें देखें तो टॉलस्टॉय की रचना द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू का गहरा प्रभाव इन पर था और इन पर देखें विशेष प्रभाव जो पड़ा जिन लोगों का, उसमें रायचंद्र भाई रहे हैं, टॉलस्टॉय रहे और जॉन रस्किन का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा था। टॉलस्टॉय में अहिंसा को सर्वप्रथम सीखा था, यानी देखें गांधी जी ने एक अन्य स्थान पर यह भी कहा है कि उन्होंने अहिंसा का पाठ अपनी पत्नी से पढ़ा। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा बाई उनकी अहिंसा की शिक्षिका थीं। इसमें देखें तो थोरू को नागरिक अवज्ञा यानी सिविल डिसओबीडियंस के विचार में गांधी जी एक नई संभावना देखी, यानी गांधी जी ने सविनय अवज्ञा जो है थोरू से लिया था। अमेरिकी विचारक हेनरी डेविड थोरू के विचारों का प्रभाव इन पर जो है सविनय अवज्ञा के रूप में पड़ा था। इसके बाद में रस्किन की रचना अनटू द लास्ट का गहरा प्रभाव पड़ा था, यानी अनटू द लास्ट से गांधी जी जो है गुजराती भाषा में इनका अनुवाद किया था अनटू द लास्ट का। इसमें सर्वोदय बुक लिखी थी इन्होंने और यह रस्किन की जो रचना है अनटू द लास्ट से गांधी जी को गहरा प्रभाव पड़ा था। गांधी जी ने गुजराती में इसका अनुवाद किया और इसका शीर्षक रखा सर्वोदय। गुजराती में लिखी गांधी जी सर्वोदय नामक किताब वो उसका सर्वोदय सिद्धांत दोनों जॉन रस्किन के अनटू द लास्ट से प्रभावित थे। और इसमें ध्यान दें कि लियो टॉलस्टॉय की बुक जो थे द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू, महात्मा गांधी हिंसा में आस्था छोड़ अहिंसा के पक्के पुजारी इसी से बने थे। लियो टॉलस्टॉय की बुक, जो बुक का नाम किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू था। इसके अलावा देखें तो पंचव्रत पर गांधी जी के विचारों को देखें। पंचव्रत में सबसे पहला अहिंसा है
अहिंसा पंचव्रत में शामिल है। गांधी जी के पंचव्रत में अहिंसा प्रमुख रूप से शामिल है। दूसरा इनका पंचव्रत में है अस्तेय है। दूसरा जो इनका है वह दूसरा देखें तो दूसरा सत्य यानी सत्याग्रह है। पहला अहिंसा है, गांधी जी के पंचव्रत में पहला अहिंसा है, दूसरा सत्य यानी सत्याग्रह है, तीसरा अस्तेय है, चौथा अपरिग्रह है और पांचवा ब्रह्मचर्य है। और गांधी जी के नैतिक विचारों में देखें तो साधन साध्य संबंध है, दूसरा हृदय परिवर्तन है, तीसरा प्रकृति है, चौथा इसमें धर्म और राजनीति का संबंध है, पांचवा नैतिक अर्थव्यवस्था है और छठवां सर्वोच्च शुभ है और सातवां राज्य संबंधी विचार है, आठवां धर्मनिरपेक्षा एवं धर्म सर्वधर्म संभाव है, नौवां इनका वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार और दसवां जातिगत भेदभाव का विरोध है। ये गांधी जी एंड इंट्रोडक्शन पर हमने थोड़ा विस्तार कर लिया। अब देखते हैं इसमें दक्षिण अफ्रीका के कार्य को हमने देख लिया, चंपारण सत्याग्रह ने प्रथम 3 आंदोलनों को देख लिया। लेकिन इसमें देखें तो चंपारण अहमदाबाद तक खेड़ा में गांधी जी की उपलब्धियां क्या रही, यानी 2 इसमें किसान आंदोलन, एक जो है मजदूर आंदोलन जो संबंधित था। इसमें गांधी जी को उपलब्धियों को देख लें, यानी क्या इसमें गांधी जी को मिला। तो चंपारण अहमदाबाद तक खेड़ा आंदोलन ने गांधी जी को संघर्ष के गांधीवादी तरीके सत्याग्रह को आजमाने का अवसर दिया। गांधी जी को देश की जनता करीब आने तक उनकी समस्याएं समझने का अवसर मिला। गांधी जी की जनता की ताकत तक कमजोरियों से परिचित होकर उन्हें अपनी रणनीति का मूल्यांकन करने का अवसर मिला। इन आंदोलनों में गांधी जी को समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषतः युवा पीढ़ी का भरपूर समर्थन मिला तक गांधी जी के मध्य उनकी विशिष्ट पहचान कायम हो गई। इसके बाद हमने रॉलेट एक्ट को देखा था, यानी यह पूर्व के लेक्चर में हम विस्तार चर्चा कर चुके हैं। यानी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग नरसंहार इससे संबंधित है, रॉलेट एक्ट से संबंधित है। यानी देखें तो रॉलेट एक्ट पर हमने विस्तार सारी जानकारी इसमें दे दी है। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड को हमने देखा। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, यानी ध्यान दें कि रॉलेट एक्ट जो फरवरी 1919 में था कि विरुद्ध प्रथम जन आंदोलन या प्रथम जन आंदोलन शुरुआत इसी के विरुद्ध हुआ था, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, जिसको काला कानून यानी बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया, यानी ब्लैक लॉ या काला कानून इसको कहा गया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सिडनी रॉलेट ने की थी। उसी की अध्यक्षता में यह कानून लाया गया था। लागू कब किया गया था? 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। ये 39 वर्ष लिखा है, 3 वर्ष के लिए लागू किया गया था। तो हमने देखा कि भारत में गांधी जी की प्रारंभिक गतिविधियों में पहला चंपारण सत्याग्रह 1917 का, यानी प्रथम सविनय अवज्ञा था गांधी जी का। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 का प्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग इसमें किया था उन्होंने। खेड़ा आंदोलन 1918 का प्रथम असहयोग इन्होंने किया था। रॉलेट एक्ट 1919 का प्रथम जन आंदोलन था। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। इसके बाद हंटर आयोग गठित की जाती है और कांग्रेस जो है तहकीकात कमेटी का गठन करती है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए। तो ये सारी जानकारी दी जा चुकी है, उससे आगे हम चलते हैं। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन को इस लेक्चर में। इसमें खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन को देखते हैं, यानी खिलाफत आंदोलन को सबसे पहले देखते हैं क्योंकि इससे के बाद यह शुरू होता है। इसमें देखें तो अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 1919 यानी 1919 से लेकर के 1922 के दौरान 2 सशक्त जन आंदोलन चलाए गए। ये आंदोलन थे खिलाफत आंदोलन, खिलाफत का मुद्दा, एवं असहयोग आंदोलन। हालांकि ये दोनों आंदोलन पृथक पृथक मुद्दों को लेकर प्रारंभ हुए, किंतु दोनों निहित संघर्ष का एक ही तरीका अहिंसक असहयोग का मार्ग अपनाया। यद्यपि खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं था, तथापि इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता, ध्यान देना है, खिलाफत आंदोलन जो है भारतीय हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। यानी अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी खिलाफत का मुद्दा, खिलाफत आंदोलन। जबकि ध्यान देखें प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजनीति से संबंध नहीं था। चलिए इसमें देखते हैं। तो यह ध्यान दें खिलाफत आंदोलन देखें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के मध्य होने वाली, यानी प्रथम विश्व युद्ध के जो समाप्त हो गया था के बाद ब्रिटेन और तुर्की के मध्य होने वाली सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छिन गए थे। ध्यान देना, सेवर्स की संधि से तुर्की के समस्त अधिकार छिन गए थे। संसार भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों की इस शर्त पर सहायता की कि वे भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करे और साथ ही उसके धर्म स्थलों की रक्षा करे। परंतु युद्ध में इंग्लैंड के विजय के बाद सरकार अपने वादे से मुकर गई। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार से नफरत करने लगे और ऐसे मौकों को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा गया। महात्मा गांधी ने मुसलमानों के साथ सहानुभूति व्यक्त की। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। ध्यान देना, 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। इनके सुझाव पर असहयोग एवं स्वदेशी की नीति अपनाई गई। 1918-19 ईस्वी के मध्य भारत में खिलाफत आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली, यानी खिलाफत आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी एवं अब्दुल कलाम आजाद के सहयोग से जोर पकड़ा। गांधी जी के कहने पर एक शिष्टमंडल डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में वायसराय से मिलने इंग्लैंड गया। मार्च 1920 ईस्वी में मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड पहुंचा, परंतु ये दोनों दल लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहे। 20 जून 1920 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया।
इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि 20 जून 1920 ईस्वी को इलाहाबाद में यानी आज का प्रयागराज में हुई मुस्लिम यानी हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया, परंतु 31 अगस्त 1920 ईस्वी का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया। तो परंतु इस आंदोलन का सबसे प्रमुख विरोधी CR दास जी थे। इस पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है। तो इसमें देखते हैं खिलाफत के मुद्दा को, इसकी शुरुआत बैकग्राउंड को इसमें इस नोट के माध्यम से देखें तो 1919 के शुरू में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खां, हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी गठित की गई थी। नवंबर 1919 ईस्वी में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। खिलाफत कमेटी का उद्देश्य यानी खिलाफत जो कमेटी बनाई गई थी उसका उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैये को बदलने हेतु ब्रिटेन पर दबाव डालना था। तिलक ने शुरू में तिलक जो यानी बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, यानी इन पर विस्तार से चर्चा कर लिया शख्सियत के रूप में। तो तिलक ने शुरू में गांधी जी द्वारा खिलाफत के सहयोग का विरोध किया था, यानी पूछा जा सकता है गांधी जी द्वारा खिलाफत के सहयोग का विरोध शुरू में किसने किया था, तो तिलक जी ने किया था। गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम एकता मंच के रूप में देखा। खिलाफत और सहयोग आंदोलन के 3 मांगे यानी खिलाफत और सहयोग आंदोलन के 3 मांगे क्या थे? तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, पंजाब में हुई जातियों का निराकरण किया जाए, स्वराज की स्थापना की जाए। नोट इसका है क्रांतिकारी विचारधारा के सभी प्रमुख नेताओं ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, यानी क्रांतिकारी विचारधारा के सभी प्रमुख जो नेता थे उसने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसमें नोटेड पॉइंट है कि दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। गांधी जी ने इसी समय घोषणा की कि एक वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। अबुल कलाम आज़ाद ने इस आंदोलन के प्रचार में अपनी पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से सहयोग दिया। 1924 ईस्वी में आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था, यानी यह आंदोलन खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था। तो असहयोग आंदोलन को देखें तो यह असहयोग आंदोलन देखें इसकी पृष्ठभूमि में तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मुद्दे पर गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने तैयार किया था। प्रस्ताव को CR दास द्वारा पेश किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उस दौरान जो भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग था, यानी लॉर्ड रीडिंग वायसराय था असहयोग आंदोलन के समय। देख सकते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड यानी चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत यह जो है इस पर हमने चर्चा कर लिया है। तो लॉर्ड रीडिंग को हम देखने जा रहे थे। तो लॉर्ड रीडिंग यह देखें इसी समय असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 इसका समय रहा। 1923 में इलाहाबाद में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना इसी के समय किया था। 26 दिसंबर 1925 को MN राय द्वारा कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इसी के समय में की गई थी। इसके बाद देखें तो यह है कि एकमात्र वायसराय जो यहूदी था, ध्यान देना है लॉर्ड रीडिंग एकमात्र वायसराय जो यहूदी था। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन इसी समय में हुआ था। 1921 में केरल में मोपाला नामक मुस्लिम किसानों का विद्रोह मालाबार तट पर हुआ था, मालाबार विद्रोह हुआ था। इसके बाद 1925 ईस्वी में नागपुर में केशव बलराम हेडगेवार यानी केसी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना इसी समय किया था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। इसके अभियुक्तों में राम प्रसाद बिस्मिल जी, राजेंद्र लाड़े, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा दी गई थी। भानुचंद्र गुप्ता ने इस केस में निःशुल्क पैरवी की थी। 1922 में सर्वप्रथम इलाहाबाद में ICS की प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था। नोट में देखें तो यह सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में इस तराने को बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे नारे के रूप में प्रसिद्ध किया था। लॉर्ड रीडिंग के समय में ही यानी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। आगे इसमें देखते हैं तो यह आपका आंदोलन के दौरान गिरफ्तार प्रथम व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना थे, यानी आंदोलन के दौरान गिरफ्तार प्रथम व्यक्ति मोहम्मद अली थे, जिन्ना ने मोहम्मद अली थे। इसके बाद देखें तिलक स्वराज फंड के तहत 1 करोड़ से अधिक की राशि इकट्ठा की गई थी, यानी तिलक स्वराज फंड बनाया गया था जिसमें 1 करोड़ से अधिक की राशि इकट्ठा की गई थी। दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई थी। इसके बाद इसमें देखें तो जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, GS कारपेड, BC पाल ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था और कांग्रेस छोड़ दिया था। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो असहयोग आंदोलन का समर्थन किन्होंने नहीं किया था, तो जिन्ना ने नहीं किया था यानी विरोध किया था, एनी बेसेंट ने नहीं किया था, GS कारपेड ने नहीं किया था, BS पाल ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था और कांग्रेस छोड़ दिया था। आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ने वाले प्रमुख लोग, यानी आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ने वाले प्रमुख लोगों में देखें तो मोतीलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, CR दास जी थे, राजगोपाल चारी जी थे और सैफुद्दीन जी थे, जो कि असहयोग में सहयोग
असहयोग यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहयोग न देने के लिए इन्होंने वकालत छोड़ दी थी, जबकि इन लोगों ने कांग्रेस को ही छोड़ दिया था, अर्थात यह असहयोग आंदोलन का सहयोग नहीं कर रहे थे। इसके बाद देखें इसमें तो बंगाल और गुंटूरू में यूनियन बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ कर नहीं देने का आंदोलन चलाया गया था। कहाँ पर? बंगाल में। इसी दौरान सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन गठित किया था, यानी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन गठन किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया था। कब किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। अली बंधुओं ने इस आंदोलन के दौरान कराची में कहा था कि मुसलमान का सेना में रहना धर्म के खिलाफ है, यानी अली बंधुओं ने इस आंदोलन के दौरान कराची में कहा था कि मुसलमान का सेना में रहना धर्म के खिलाफ है, यानी ब्रिटिश सेना में रहना धर्म के खिलाफ है। यानी असहयोग का आंदोलन के लिए इन्होंने ऐसा कहा था कि अंग्रेजों को सहयोग न दिया जाए, अर्थात असहयोग दिया जाए। अली वही बंधु हैं जो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख रूप से जुड़े रहे। खिलाफत आंदोलन के मोहम्मद अली यानी अली बंधु मोहम्मद अली हैं, शौकत अली और हकी यानी यही दो अली बंधु हैं। मोहम्मद अली यानी मोहम्मद अली को हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर देख सकते हैं कि आंदोलन के दौरान गिरफ्तार प्रथम व्यक्ति मोहम्मद अली थे। तो ये खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए अली बंधुओं में शामिल थे। तो अली बंधुओं में ये आपका मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे, खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों में। तो इन्होंने मुसलमानों का सेना में रहना धर्म के खिलाफ कहा था, यानी असहयोग आंदोलन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और प्रथम व्यक्ति भी थे गिरफ्तार होने वाले में। इसको हमने देख लिया है। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था, इसको हमने देख लिया था लॉर्ड रीडिंग के विस्तार नोट्स में। तो 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन का विरोध हुआ था, यानी प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था। आंदोलन में यानी असहयोग आंदोलन में महिला, छात्र, किसान, मुसलमान, व्यापारी सभी ने सहयोग किया था। ध्यान देना एग्जाम पर उसको महत्वपूर्ण है कि आंदोलन में महिलाओं ने भी, छात्रों ने, किसानों ने, मुसलमानों और व्यापारी सभी ने सहयोग दिया था। इसमें ध्यान दें तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। यह डेट भी याद रखना है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। अब चौरी चौरा जनाक्रोश के नाम से जानते हैं के बाद गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित कर दिया था, यानी वापस ले लिया था। स्थानीय आंदोलन यानी इससे संबंधित जो स्थानीय आंदोलन अवध किसान आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन में यह व्यापक तौर पर आंदोलन था। लेकिन स्थानीय आंदोलन से क्या जुड़ा था? तो एका आंदोलन उत्तर प्रदेश में और मोपला आंदोलन केरल में जुड़ा हुए असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए स्थानीय आंदोलन थे। तो सबसे पहले इसमें चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को समझ लेते हैं। तो 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत जो अब उत्तर प्रदेश है के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों ने एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से गांधी जी को बहुत दुख पहुंचा था। उन्हें भय था कि जन उत्साह और जोश के इस वातावरण में आंदोलन आसानी से एक हिंसक मोड़ ले सकता है। गांधी जी ने 12 फरवरी को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई, जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह और सहयोग आंदोलन स्थगित देने का प्रस्ताव पारित कराया गया। प्रस्ताव में रचनात्मक कार्यक्रम को जोर दिया गया, जिसमें कांग्रेस के लिए 1 करोड़ सदस्य भर्ती कराना, चरखे का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, मादक द्रव्य निषेध, पंचायतें संगठित करना आदि कार्यक्रम शामिल थे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर जो महत्वपूर्ण नेता उस दौरान थे, देखें तत्कालीन लोकप्रिय युवक नेता सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल यानी द इंडियन स्ट्रगल किसकी बुक है? सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी की है। ने लिखा है कि ऐसे अवसर पर जबकि जनता का हौसला बहुत ऊंचा था, तब पीछे लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, CR दास, मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं ने भी ऐसी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मोतीलाल नेहरू कहा कि यदि कन्याकुमारी के एक गाँव में अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गाँव को क्यों मिलनी चाहिए? जेल में बंद नेताओं की इस प्रकार प्रतिक्रिया पर गांधी जी ने कहा, कैदी नागरिक दृष्टि से मृत होते हैं। इन सब विरोधों के बावजूद जनता एवं नेतागण दोनों को गांधी जी में आस्था थी और सार्वजनिक रूप से आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे।